नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी। प्रधानमंत्री ने दिया है न्यू ईयर गिफ्ट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू ईयर गिफ्ट से देश में खुशी का माहौल है। लोग झूम रहे हैं। लोग कोरोना से लड़ाई के खिलाफ सरकार के कदमों की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात में जैसे ही ऐलान किया कि अब 3 जनवरी से, जी हां 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। देश के हर मां बाप ने राहत की सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही फैसला लिया कि बुजुर्गों, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी प्रिकॉशन डोज यानी कि बूस्टर डोज दी जाएंगी, पूरे देश ने चैन की सांस ली मानो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को राहत की सांस तो दे दी, लेकिन क्या चुनाव आयोग भी ऐसा ही कुछ मन बना रहा है? क्योंकि कोरोना संक्रमण आपसी संपर्क से सबसे ज्यादा फैलता है और 5 राज्यों के चुनाव में हो रही रैलियां कोरोना ब्लास्टर की ओर ही संकेत कर रही हैं। तो क्या चुनाव आयोग भीड़ से भरी रैलियों की जगह वर्चुअल रैली करने का फैसला करने वाला है? क्या कोरोना केस बढ़ते हैं तो चुनाव टालने का फैसला भी हो सकता है? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा और यूपी के माहौल से वाकिफ कराएंगे आपको संवाददाता राजीव रंजन की वहां पर जनता और सियासी दलों के मन में क्या है। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का वो बयान सुनिए जिसे सुनकर पूरे देश ने राहत की सांस ली। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकी में ये बड़ी खुशखबरी दी है, राहत दी है, क्योंकि कोरोना के जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसमें बुजुर्गों के, बच्चों की चिंता ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में अब आने वाले वक्त में उम्मीद यही है कि लोग बचेंगे और वैक्सीन बच्चों को भी लगेगी, हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ रोड शो और रैलियों पर बड़ा सवाल है। आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मेरे 2 सहयोगी राजीव रंजन आजमगढ़ से मेरे साथ मौजूद हैं, पल्लवी झा नई दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन विजय राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं आरए एम्स डॉक्टर अरुण पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, बड़ी खबर है, सभी ने राहत की सांस ली है, बच्चों की भी चिंता इसमें दूर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए ना, कितने दिन हो गए हमें चर्चा करते हुए, रैलियों में भीड़, रोड शो में भीड़, नेताओं के कार्यक्रम तो लगातार चल रहे हैं। क्या चुनाव आयोग भी क्या इसी तरीके का फैसला लेगा? वर्चुअली शुरुआत होगी, क्या इन पर रोक लगेगी ताकि हम कोरोना विस्फोट को रोक पाएं? देखिए विपनेश, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री ने, अगर आप देखें तो कोरोना काल में 11वीं बार ये राष्ट्र के नाम संदेश दिया है। इसके पहले 10 बार वो कोरोना काल में अलग अलग समय पर संदेश दे चुके हैं। लॉकडाउन के ऐलान से लेकर के टीकाकरण, फ्री टीकाकरण का दुनिया भर में भारत ने कोरोना से जिस तरह की लड़ाई लड़ी, वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया, उसकी दुनिया भर में बहुत तारीफ हुई। ये बात अलग है कि दूसरी लहर में एक बहुत बड़ी जनसंख्या मौत के मुंह में समा गई, बहुत ज्यादा लोगों की मौतें हुई, बहुत ज्यादा लोगों को संक्रमण हुआ। लेकिन उसके बाद जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया और उसके बाद जो उपाय किए गए, उस उपाय की दुनिया भर में सराहना की जाती है। और निश्चित तौर पर जो बात आपने कही कि सबसे ज्यादा जो बात बच्चों के लिए था, 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की नए साल में शुरुआत हो रही, तो ये पूरे देश को एक सौगात की तरह है। मगर दुर्भाग्य की बात है और सोचने वाली चिंतनीय बात यह है विपनेश की, जब प्रधानमंत्री ये राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे, उसके कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी पार्टियों के नेताओं के कार्यक्रम भी घोषित हो गए कि कहां रैली होगी, कहां जनसभा होगी, कहां रोड शो होगी। आपने योगी आदित्यनाथ का भी रोड शो देखा,
किस तरीके की भीड़ हो रही है और जिस तरीके से अगले एक हफ्ते का नेताओं का कार्यक्रम, रैलियों का, रोड शो का आ गया है, उसको देखकर मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव टाले जाएंगे। अगर चुनाव टलने होते तो रैलियों के कार्यक्रम के बजाय इन नेताओं, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों के ये बैठकों का शायद जो कोरोना से निपटने के तरीकों पर कहां-कहां बैठक हो रही है और कहां-कहां सर्वदलीय बैठक हो रही है, इसकी जानकारी हम तक पहुंचती कि लगता है कि चुनाव टालने पर नेता या सरकार या पार्टियां गंभीर हैं, लेकिन ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए, जो लोग केंद्र सरकार में मंत्री है या उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री है, जो लोग प्रचार से जुड़े लोग हैं, सबकी रैलियों का 30 दिसंबर उसके आगे का भी कार्यक्रम आ गया है। प्रधानमंत्री का खुद का कार्यक्रम अभी आया नहीं है, लेकिन जनवरी के प्रथम सप्ताह में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में शायद 10 जनवरी के पहले उनके 2 कार्यक्रम हों। प्रधानमंत्री वैसे भी आते हैं किसी भी कार्यक्रम में, तो आप देखते ही हैं जनता किस तरह से उमड़ती है, कितनी भीड़ होती है, कितने लोग लाए जाते हैं या आते हैं। तो आप एक तरफ तो देश को और ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ज्यादा बनती है, एक तरफ तो आप सरकार को, एक तरफ तो आप जनता को बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन आ रहा है, आप बिल्कुल ढाढ़स भी बता रहे हैं। सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री कह भी रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है। पहले भी कहा गया था चिंता की बात नहीं है, अपना बचाव करना है, अपनी सुरक्षा करना है, लेकिन हुआ क्या था। दूसरी तरफ सारी पार्टी, मैं इसमें एक एक पार्टियों की बात कह रहा हूं। अभी आप देखें पीछे, मुझे लगता है 13-14 दिन पहले की बात है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के नेता है, उनसे सवाल पूछा गया कि इस तरह की रैली करना ठीक होगा, तो उन्होंने कहा कि रैलियों से कोरोना नहीं फैलता है। और कांग्रेस के नेता है, मुख्यमंत्री, और उन्होंने कहा कि आप पिछली बार का जो कह रहे दूसरी लहर का, उससे अब जो है जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है, ऑक्सीजन प्लांट बन चुके हैं, अब कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, बेडेड 100 बेडेड 2 बेडेड हॉस्पिटल हर जिले में बन गए हैं। अब राष्ट्र जो है तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए, सब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया, तो चुनाव में कोरोना नहीं फैलता। तो चुनाव में कोरोना नहीं फैलता तो क्रिसमस में फैलता है, तो शादियों में फैलता है, तो नए साल के जश्न में फैलता है। कोरोना देख करके आता है कि कहाँ आज रैली है, उधर छुट्टी है, उधर कोरोना नहीं होगा। अभी अखिलेश यादव 3 दिन से, हालांकि वो सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं आए, लेकिन अब निकलेंगे। अखिलेश यादव के जो विजय रथ चलता है, उसके अगल बगल की भीड़ का नज़ारा सब लोग देखे और हम लोग वहाँ जाते भी रहते हैं, तो क्या वहाँ कोरोना नहीं आता है? तो ये सारी चीजें, कोरोना कहाँ आएगा, कहाँ नहीं आएगा, कब आएगा, कब तक रहेगा, किसको लेगा, किसको छोड़ेगा, ये तो आज तक तय ही नहीं हो पाया। सिर्फ यही तय हो पाया, पूरी दुनिया में एक ही चीज तय पाई कि इसकी चेन को तोड़ने के लिए कम से कम लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें और कम से कम एक जगह इकट्ठा हो ताकि ये संक्रमण न फैले। और आप रैलियों के जरिए संक्रमण फैलाने का काम आपने देखा कि अजीब सी बात है, पिछली बार धनतेरस हुआ था, उसके बाद जब रेट बढ़े संक्रमण के, तो लोगों ने कहा कि धनतेरस और दिवाली में जो खरीदारी करने के लिए लोग निकले हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम त्योहारों पर खरीदारी करने जाएं, तब हमारी ईद हो, हमारी दिवाली हो, हमारी होली हो, तब तो कोरोना के जरिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नेता अगर अपनी रैली कर रहे हो तो वहां पर कोरोना नहीं फैलता। ये बात नैतिकता की आती है। और मैं बार बार न्यूज़ 24 ये सवाल उठाता रहा है कि चलो चुनाव, हम भी इतना जानते हैं कि चुनाव को टालना इतना आसान नहीं होता, चुनाव होना चाहिए, मगर रोज हमारा यही सवाल है और हम पूछते रहेंगे कि वो कौन सी पहली पार्टी है जो इन 5 राज्यों के चुनाव में ये घोषणा करती है, वो कौन सा पहला नेता है जो ये घोषणा करता है कि हम वर्चुअली रैली करेंगे, हमारी रैलियों में भीड़ ना आए, हम इससे शक्ति प्रदर्शन कतई नहीं मानते। आप हमारी नीतियों, हमारी बातों, हमारे विचारों से अगर सहमत हैं तो हमको वोट दीजिए। आपको सड़क पे आने की जरूरत नहीं है, आपको मैदान में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। इंतजार इस बात का है कि देश और दुनिया देखे कि वो पहला नेता कौन सा है, वो पहली पार्टी कौन सी है। राजीव, आप देख रहे हैं हम इतने दिनों से लगातार ब्रेकिंग विद एजेंडा में मेहमानों से सवाल पूछ रहे हैं, कोई हामी नहीं भर रहा है। आज फिर पूछेंगे कि आखिर डर किस बात का है? अगर वर्चुअली शुरुआत हो जाएगी चुनाव प्रचार की तो क्या दिक्कत है? आज फिर उठाएंगे ये सवाल। मेहमानों का रुख करें उससे पहले पल्लवी, और मैं आती हूं बीजेपी प्रवक्ता शाइना जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका भी स्वागत है इस डिबेट में। मैं लेकिन पल्लवी अब आपके पास आ रही हूं। पल्लवी, कोविड-19 के खिलाफ जल्दी नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन शुरू होने जा रही है। कल बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब सभी के मन में इसको लेकर कई सारे सवाल हैं, क्या है, कब शुरू होगी, और सबसे बड़ा हथियार भी इसी को माना जा रहा है।
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजीव जी ने कहा कि नए साल में प्रधानमंत्री की तरफ से एक सौगात की तरह इसे देखा जाना चाहिए, तो जाहिर तौर पर सौगात की तरह ही है ये, क्योंकि देखिए बच्चों को लेकर लगातार जो पेरेंट्स थे वो चिंतित थे, क्योंकि स्कूल्स खुल चुके थे। कई राज्यों में जो सीनियर स्कूल के बच्चे हैं वो लगातार अभी भी जा रहे हैं, जबकि ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके स्कूल जा रहे हैं बच्चे, और कई जगहों से ये रिपोर्ट भी हुआ कि बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि ये लगातार जानकारों की तरफ से कहा गया कि बच्चों में उस तरीके के सिम्टम नहीं है, ना ही उस तरीके की एक तरीके के जो कहते हैं कि बहुत घातक बच्चों में दिखा जाए वो नहीं दिख रहा है। लेकिन ये हमेशा सवाल उठा कि अगर बच्चे संक्रमित होंगे तो उनसे और ज्यादा संक्रमण फैल सकता है, क्योंकि वो कैरियर की तरह काम करेंगे। तो इसीलिए लगातार ये प्रश्न सरकार के लिए उठ रहा था कि सरकार बच्चों को कब वैक्सीन लगाएगी, और हम भी लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय से ये पूछ रहे थे कि बच्चों की वैक्सीनेशन का क्या आगे का रणनीति है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसको साफ करते हुए कहा कि 3 जनवरी के बाद से जो है, इनफैक्ट 3 जनवरी से ही 15 से 18 साल की आयु के बच्चों को जो है वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा, और जो एल्डरली ग्रुप है उनको भी वैक्सीन दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए यही कहा जा रहा था, जिसमें 2 तर्क है। एक ये तर्क दिया गया कि चूंकि कुछ समय के बाद में शरीर में एंटीबॉडीज कम होने लगती है, अगर आप वैक्सीन लेते हैं और 2 वैक्सीन का जो लेने का जो गैप बढ़ जाता है तो उसमें एंटीबॉडीज कम हो जाती है और शायद कोरोना के खिलाफ लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए जो एल्डरली ग्रुप है और फ्रंट लाइनर्स और हेल्थ वर्कर है उनको जो है प्रिकॉशनरी शॉट दिया जाए, तीसरा शॉट दिया जाए। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक तरीके से कहे सराहनीय कदम है, जिसका सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने जो है साफ कर दिया है रास्ता। अब जहां तक आपने सवाल किया नेजल वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन का, तो देखिए नेजल वैक्सीन दुनिया भर में 7 ऐसी कंपनी है जो कि नेजल वैक्सीन पर काम कर रही है। खुद भारत में भारत बायोटेक जो है वो नेजल वैक्सीन पर काम कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर ये बता दूं कि 2 जो ट्रायल हुए हैं उसके, वो ट्रायल भी उनके सक्सेसफुल रहे हैं, और तीसरे ट्रायल के में उन्होंने जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को ये कहते हुए जो एप्लीकेशन लगाया कि उन्हें बूस्टर डोज की तरह इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि अभी तक जो इनके पास डेटा आई है उनमें एफिकेसी और सेफ्टी दोनों अच्छी दिखाई दे रही है। तो देखिए इसीलिए प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि आने वाले समय में नेजल वैक्सीन उपलब्ध होगा। जहां तक डीएनए वैक्सीन की बात है, तो देखिए डीएनए वैक्सीन को अगस्त के महीने में ही इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया था। ये जाइडस कैडिला गुजरात की कंपनी है, जाइकोव डी नाम है इसका। ये इसको अगस्त में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला, लेकिन सरकार की तरफ से ये रोल आउट नहीं हुआ था, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने पल्लवी 1 मिनट रुकिएगा, राजीव कुछ इशारा कर रहे हैं। राजीव, विपनेश, हम राजनीतिक चर्चा पर जाएं उससे एक महत्वपूर्ण जानकारी, चूंकि हमारी बहुत शानदार रिपोर्टर है, हेल्थ रिपोर्टर है पल्लवी, मैं उनसे जानना चाहता हूं खुद के लिए भी और देश के लिए भी। पल्लवी उन देश की पहली महिला रिपोर्टर पल्लवी है जिन्होंने कोरोना का डोज लिया था। उन दिनों जब हेल्थ वर्कर्स को लग रहा था, या आप कह लीजिए एकदम शुरुआत थी, तब लोग लगवाने से डर भी रहे थे, तो पल्लवी ने पहली बार हिम्मत करके, और ये पहली महिला रिपोर्टर है, मैं ये रिकॉर्ड पर भी रख दूं कि जिन्होंने कोरोना का टीका लगवाया था। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो लोग भी देश में 2 टीका लगवा चुके हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों को प्रधानमंत्री ने बूस्टर डोज लगाने की बात जल्दी कही है, तो इसका मतलब पल्लवी हम ये समझते हैं और देश के लोगों को भी समझना चाहिए, या आप अच्छे से बताएंगी, इसका मतलब यह है कि 2 डोज जिसने लगवा लिया है वो भी, उसको भी आने वाले दिनों में बूस्टर डोज लगने की संभावना है, या उसको बूस्टर डोज लगना ही लगना होगा और इसके लिए सरकार पहले इंतजाम कर लेगी इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए। तो क्या हम बूस्टर डोज लगवाने के लिए भी अब तैयार रहें मानसिक तौर पर? देखिए, चूंकि आपने बूस्टर डोज का सवाल किया है, तो मैं बूस्टर डोज के बारे में आपको बताऊं कि बेशक प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि अभी प्रिकॉशनरी जो है एल्डरली और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में ये हो सकता है कि बाकी एज ग्रुप को भी बूस्टर डोज दिया जाए, क्योंकि इसके पीछे का तर्क यही है कि 2 वैक्सीन शॉट लगने के बावजूद ये कहा जा रहा है कि कुछ अंतराल के बाद एंटीबॉडीज कम हो जाते हैं। लेकिन राजीव जी, यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि उससे ठीक 1 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया, पूछने से पहले ही उन्होंने ये एक ग्राफ के जरिए दिखाया कि
WHO ये कह रहा है कि बूस्टर डोज के होड़ में मत रहिए, ये आपको कोविड से हो सकता है कि ना बचा पाए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही बचाएगा। पहला ये उन्होंने एक रिएक्शन दिया। उसके बाद ये पूछा गया तो क्या बूस्टर डोज नहीं लगेगा, तो उन्होंने ये तर्क देना शुरू किया कि टी सेल जो होता है हमारे शरीर में, टी सेल रिमेंबर करता है जब दोबारा से अगर कोरोना हो तो वो एंटीबॉडीज को बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो एक तरीके का रिमेम्बरेंस पावर होती है उसमें और वो एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता रखता है। इसीलिए देखा जाएगा अगर बूस्टर डोज की जरूरत होगी कि नहीं। लेकिन उसके दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री ये साफ कर देते हैं कि प्रिकॉशनरी डोज लगेगा। प्रिकॉशनरी डोज लगने का मतलब ही यही है कि तीसरा डोज, जिसे हम बूस्टर डोज कह रहे हैं, उसे दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है, चूंकि बात यही आ रही है कि चूंकि फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और जो एल्डरली ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है, चूंकि कोरोना का खतरा इन पर ज्यादा है। और चूंकि हम ये भी देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड में कि वैक्सीन ब्रेक थ्रू है, यानी बूस्टर डोज लेने के बावजूद भी कई देशों में ओमिक्रॉन हुआ है। और हमारे देश में भी खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 4 ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें बूस्टर डोज लगने के बावजूद भी कोरोना हो गया है। तो अभी इस पर फिलहाल जो है पूरे वर्ल्ड में अभी भी शोध चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको ये जरूर माना गया है कि वैक्सीन से सीवियरिटी बच रही है, सीवियर केसेस नहीं हो रहे हैं, माइल्ड केसेस हो रहे हैं, और इसीलिए वैक्सीन जरूरी है। लेकिन बूस्टर डोज लेने का तात्पर्य यही है कि मान लीजिए कि एंटीबॉडीज यानी लड़ने की क्षमता अगर शरीर में कम हो रही है तो प्रिकॉशनरी एक शॉट फिलहाल दे दिया जाए। और हमें पल्लवी के जरिए जवाब मिल गया है, काम चल रहा है इस पर। और अगर बॉडीज में अगर जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं उनकी क्षमता कम हो गई है तो बूस्टर डोज लेने के लिए आप भी तैयार रहिए, हम भी तैयार रहेंगे और बाकी के लोग भी तैयार रहेंगे। मैं आती हूँ, अब चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। विजय राठी जी, जो मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने सवाल उठाया, मैं उसी से शुरुआत करती हूँ। क्या ये कोरोना न्यू ईयर की पार्टी में जाता है, क्रिसमस के जश्न में जाता है और 5 से 6 लोग खड़े हो जाते हैं तो वहां पर कोरोना चला जाता है, वहां इनकी एंट्री है, लेकिन आप लोग जो रोड शो और रैलियां कर रहे हैं वहां पर कोरोना की एंट्री नहीं है, ये कैसे हो सकता है? वहां कोरोना नहीं जाता है क्या? देखिए विपनेश जी, एक मजबूत लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते देश में जो चलता है उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी देश में कब चुनाव होने हैं, कब नहीं होने हैं चुनाव, कब उसको रोकना है, क्या करना है, वो जिन संस्थाओं के हाथ में होता है, विपक्ष लगभग उन पर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें एक बहुत बड़ी बात होती है कि जिस सरकार को हारने का खतरा होता, देखिए सच है, वो हमेशा ये चाहती है कि काम ऐसे हो जिसमें जनता की भागीदारी कम हो, और जिसको जीतने की पूरी उम्मीद होती है उसको लगता है कि जनता उसके विश्वास पे खरी उतरती है, तो उसको लगता है कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते हमारा ये भाव नहीं हो सकता कि अगर हम उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाने जा रहे हैं तो कोरोना चाहे कितना भी आए लेकिन रैलियां होती रहे, भीड़ होती रही, हमारा भाव नहीं हो सकता। लेकिन जब कोई कार्यवाही चल रही है, प्रोसीजर चल रहा है और चुनाव आने वाले, और उसमें सरकार और चुनाव आयोग और सारी प्रोसीजर जो कि त्यों चल रही है, तो उसमें क्या विपक्ष से उम्मीद की जाती है कि आप अपनी तरफ से पहल करके पीछे बैठ जाइए, जबकि उसको पता है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, जबकि उसको पता है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, वो शायद इससे मैं सवाल करूंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि समाजवादी पार्टी की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, जबकि परिवार अभी बीमार भी हुआ है, अब तो ठीक हो गए होंगे, तो क्या ये पहले आके नहीं बोलना चाहिए था कि नहीं अब भीड़ है, खतरा है बड़ा, लोगों की जान के लिए खतरा है, हम वर्चुअली चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं? इससे क्यों डर रहे हैं, क्या नुकसान है इससे? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।